Hello and welcome back once again in another session of accountancy. देखिए हम कैश बुक कवर कर रहे हैं और हम ऑलमोस्ट मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पेटी कैश बुक से रिलेटेड भी 2 सेशंस कवर किए हैं जिसमें आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाए गए थे एंड उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल सेशन भी दिया गया है। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी उसमें मैंने आपको एक हिंट दिया था कि मेरे पास अभी 2 और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ पेटी कैश बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगी, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन को तो बिल्कुल पूरा फुल एंड फ्लेज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूंगी। डिस्कशन से ही क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है पेटी कैश का वो बिल्कुल फुल फ्लेज सही है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर वही है 11.53 जो लास्ट सेशन वाला था हमारा। तो 11.53 पर हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 13 है, जो उसमें हमें क्या बता रखा है कि पेटी कैश बुक हमने बनानी है सूटेबल कॉलम्स के साथ। कॉलम्स वही जो आपको 6 मैंने याद करवाए थे, बताए थे लास्ट सेशन में, बिल्कुल वही हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इम्प्रेस्ड अमाउंट कितनी दे रखी है। आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब पता है, नहीं पता तो जल्दी से वीडियोस चेक कीजिए। लास्ट जो 2 सेशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं पेटी कैश बुक से रिलेटेड, उनमें इम्प्रेस्ड सिस्टम का मीनिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। देखिए इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली इम्प्रेस्ड अमाउंट जो है वो 4000 है। इसका मतलब देखते हैं कि अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं वो किस तरह से हम पेमेंट्स करेंगे और किस तरह से बैलेंसेस जो हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2020 को पेटी कैश इन हैंड 540 है, मतलब बैलेंस 540 का है। रिसीव्ड कैश टू मेकअप द इम्प्रेस्ड, अब आप इम्प्रेस्ड वर्ड आ गया ना, मतलब 4000 रुपीज ही मैक्सिमम अमाउंट पेटी कैशियर के पास होगा। तो जितने की कमी है, अब कमी कितने की है, 540 तो उसके पास है, रेस्ट आप माइनस कर कर निकाल लोगे तो आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट जो है वो 4000 के बराबर आ जाएगा। देन 1 अप्रैल से ही पेमेंट्स शुरू हैं। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग है 100 रुपीज। देन 4 अप्रैल को आपने रेलवे के लिए किराया पे किया है, बस के थ्रू भी कुछ फेयर पे किया गया है। देन बिल्कुल इसी तरीके से देखो आपको वेजेस भी बता रखी हैं 150 रुपीज की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको स्टार्टिंग में क्या शो हो रहा है, 5 अप्रैल को बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक्स फॉर ऑफिस, मतलब एक तरीके से स्टेशनरी आइटम्स खरीदी गई हैं, नोटबुक्स खरीदी गई हैं ऑफिस के लिए। देन 7 अप्रैल को पेड कैरेज फॉर पार्सल्स रुपीज 150, पेड फॉर वेजेस रुपीज 220। तो यहाँ पर आपने पार्सल्स नहीं लिखना, पार्सल्स के लिए जो कैरेज पे किया गया है आपने ये कैरेज वाली पेमेंट शो करनी है, बिकॉज एक्चुअली हमारा जो एक्सपेंस है यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में वो कैरेज है। ठीक है, तो कैरेज पे किया गया है जो कि कार्टेज के अंडर ही कवर किया जाएगा। देन उसके बाद हमने वेजेस पे की हैं। देन है हमारे पास 10 अप्रैल को बॉट स्टैम्प्स 300, देन एनवेलप्स खरीदे गए हैं 450 के एंड अकाउंट्स रजिस्टर्स 400 के खरीदे गए हैं। देन 12 अप्रैल को हमने कुछ रिपेयर्स करवाई हैं और ऑफिस पियन को टिप्स दी हैं। देन 13 अप्रैल को आपने चैरिटी दी है। देन सर्व्ड टी टू कस्टमर्स, जिसे हम रिफ्रेशमेंट के अंडर भी कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज 250 रुपीज। देन अप्रैल 15 को हमने वेजेस पे की हैं 160 रुपीज की एंड रिवॉर्ड्स पे किए गए हैं सर्वेंट्स को रुपीज 100 के। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो आपको ये आंसर्स हिंट प्रोवाइड किए हुए हैं वो जरूर नोट कर लीजिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो काइंडली वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड कर क्वेश्चन भी स्टार्टिंग से जरूर नोट कर लीजिए। सो लेट्स सी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको हिंट बताया था कि अगर जल्दी से फटाफट से इसको सॉल्व करना है
तो क्या करना चाहिए, एक बार एनालिसिस ऑफ पेमेंट में बाद में, लेकिन टोटल पेमेंट्स में ही सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को एक बार लिख लो। उसके बाद जिस कॉलम में, जिस एनालिसिस ऑफ पेमेंट वाले कॉलम में जो आइटम आनी चाहिए, मतलब अमाउंट जिसमें आनी चाहिए, उसमें वहां लिख दी जाएगी। तो देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले तो देखो हमें लाइन अप करना आना चाहिए, परफॉर्मा आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से हमने पहले हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लेना है हमारे पेज को, जिसमें हाफ पोर्शन जो है वो एनालिसिस ऑफ पेमेंट का होगा एंड बाकी का जो हाफ होगा उसमें हमने डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स जो है वो शो करनी है। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्मा ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अर्लियर वीडियोस में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको इसके समझने में। देखिए सबसे पहले हमने देखा था 1 अप्रैल को 540 का हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन बताया हुआ था। आपको पता है कि वो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, क्यों? क्योंकि कैश का हमें पता है कि हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ डेबिट बैलेंस। हम इसे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में लिखेंगे और डेबिट वाले में यानी कि अमाउंट रिसीव वाले कॉलम के अंदर शो करेंगे। अब हमने 4000 इम्प्रेस्ड अमाउंट बनाना है, तो जितना डिफरेंस है 4000 से उतने का हम कैश रिसीव कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेन कैशियर के हाथों में से पैसा निकल रहा है और पेटी कैश की फॉर्म में एक पेटी कैशियर को मिल रहा है, तो इसलिए पेटी कैश बुक में उसे डेबिट कर लिया जाएगा और लिखा क्या जाएगा यहाँ पर्टिकुलर्स में, टू कैश अकाउंट। रेस्ट सारे एक ही नेचर के हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो आपको पता है कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और टू पेटी कैश ये क्रेडिट होता जाएगा। तो इसलिए जितनी भी आगे आने वाली ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस होने की वजह से वो सब बाय में लिखी जाएंगी, यानी कि क्रेडिट साइड को डिनोट करेंगी। तो सबसे पहले क्या था, बाय ऑफिस क्लीनिंग, तो वो 100 टोटल पेमेंट में लिख दिया, एक बार ये भूल जाओ। देन 4 अप्रैल हमने रेलवे फेयर भी पे किया है, बस फेयर भी पे किया है एंड वेजेस भी पे की गई हैं, तो तीनों बाय साइड में लिख लेंगे और तीनों को हम टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ही नेक्स्ट 5 अप्रैल को नोटबुक्स हैं, देन 7 अप्रैल को कैरेज है, देन वेजेस है। बिल्कुल इसी तरीके से 10 अप्रैल की 3 ट्रांजैक्शंस हैं, स्टैंप्स हैं, एनवेलप हैं एंड अकाउंट रजिस्टर्स थे। देन 12 अप्रैल को रिपेयर्स थी, देन फिर उसके बाद टिप्स दी गई थी पियोन्स को। देन 13 अप्रैल की 2 ट्रांजैक्शंस हैं, एक चैरिटी है और एक रिफ्रेशमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि कस्टमर्स को जो ईटेबल्स या कोई भी टी सर्व की गई है वो रिफ्रेशमेंट की फॉर्म में कवर की जा सकती है। देन वेजेस एंड लास्ट वन जो हमारे पास था वो था रिवॉर्ड्स टू दी सर्वेंट्स। तो ये इस तरह से अमाउंट्स लिख ली जाएंगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो एनालिसिस ऑफ पेमेंट वाले कॉलम्स हैं इनमें रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिखनी है। सिर्फ आपने ये चीज चेक करनी है कि ये जो नेचर आपको एक्सपेंस का दे रखा है वो किस में कवर होगा। देखो ऑफिस क्लीनिंग पोस्टेज एंड कुरियर में नहीं कवर हो सकता, ना वेजेस में, ना कन्वेयंस में, ना कार्टेज में, ना स्टेशनरी में, तो हम इसे मिसलेनियस में डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से देखो रेलवे फेयर, बस फेयर, ये दोनों कन्वेयंस में आ जाएंगे, वेजेस वाले में आ जाएंगी। नोटबुक्स ये स्टेशनरी रिलेटेड आइटम है तो इसे स्टेशनरी में लिख दिया जाएगा। कार्टेज मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वन एंड द सेम थिंग, तो हम इसे कार्टेज में कवर कर देंगे। वेजेस के लिए फिर से वेजेस में आ जाएगा। अब स्टैम्प्स जो हैं, स्टैम्प्स पोस्टेजेस या कुरियर वाली आइटम्स पर लगती है ना, तो इसलिए स्टैम्प्स इसमें कवर हो जाएंगी। एनवेलप्स और अकाउंट रजिस्टर्स, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना हो उसे एनवेलप में डाल के रखना है या आगे फर्दर एनवेलप में डालकर फिर कुरियर या पोस्ट करवाना है, तो इसलिए ये चीजें हमारी स्टेशनरी आइटम्स में कवर होंगी, एनवेलप्स और अकाउंट रजिस्टर्स। देन रिपेयर्स हैं, इसका कोई कॉलम नहीं बनता तो ये मिसलेनियस में आ जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से टिप्स टू पियोन भी मिसलेनियस में आ जाएंगी। चैरिटी एंड रिफ्रेशमेंट एंड वेजेस में आ जाएंगी। देन रिवॉर्ड्स टू सर्वेंट फिर से मिसलेनियस में ही आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। रेस्ट ये ट्रीटमेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हमने क्या करना है, हमने टोटल ऑफ पेमेंट्स निकालना है जो कि
इस तरह से जब वर्टिकली टोटल किया गया है वो इस हॉरिजॉन्टल समेशन के बराबर होगा। देखो ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो ये आपने जो अलग अलग कॉलम्स का टोटल किया, यानी कि जो पोस्टेज एंड कुरियर का किया, वेजेस, कन्वेयंस एंड ऑल दैट इसका किया, इन सब का टोटल जो है वो 3700 ही आएगा। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या करना है, ये जो अमाउंट है इन दोनों का टोटल तो हमेशा इम्प्रेस्ड के ही बराबर आएगा, और इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना था 4000। अब ये 4000 है, पेमेंट हमने 3700 की है, तो बैलेंस कितना निकल रहा है, आपको यही दिया हुआ था ना हिंट में आंसर, बैलेंस 300। तो ये 300 बाय वाली साइड पर ही बैलेंसिंग फिगर निकली, तो हमारी टू वाली साइड यानी कि डेबिट साइड और बाय वाली साइड यानी कि क्रेडिट साइड दोनों आपस में बराबर हो गई। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही समझा दिया था कि चाहे आपको आंसर सिर्फ ये दिया हुआ होता है, लेकिन हम हमारी पेटी कैश बुक को यहाँ पर नहीं क्लोज करेंगे जब तक हम आगे ब्रॉड डाउन नहीं कर देते। तो हमने क्या करना है, हमने 15 अप्रैल, और एक चीज ये भी याद रखनी है कि आपने एंड ऑफ द मंथ नहीं लेना है, क्योंकि ये डेली नेचर के एक्सपेंसेस हैं, तो इसलिए वही इन बिटवीन सेशन वाली टाइम पीरियड ही ले लिया जाता होता है। ठीक है, तो 15 अप्रैल को ही क्लोजिंग की और नेक्स्ट डे 16 अप्रैल से नेक्स्ट मंथ की, मतलब एक तरीके से कहेंगे नेक्स्ट 15 डेज की, क्योंकि यहाँ 15 डेज के हिसाब से बनती है कैलकुलेशन, तो 15 डेज वाला नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा। तो 16 अप्रैल को हम जो ये बाय वाला कैरेट डाउन था इसे टू ब्रॉड डाउन में उतारेंगे, वो डेबिट में आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम क्योंकि इम्प्रेस्ड सिस्टम है तो कैशियर हमें कितना कैश देगा 3700। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 14 सिर्फ डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये बातें दोबारा से बताने की जरूरत है कि ये बैलेंस दिया हुआ हो तो इम्प्रेस्ड अगर दिया हुआ है तो कितना कैश मिलेगा, ये सब आपको समझ में आ गया, ये पेमेंट्स भी समझ में आ गई। सिर्फ हमें जिस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए वो ये है कि कौन सा यहाँ एक्सपेंस जो दिया हुआ है वो किस कॉलम में आएगा, तो हम वो डिस्कस करेंगे कि जो हमें नेचर ऑफ एक्सपेंस दिया हुआ है वो कौन से वाले कॉलम में आएगा। देखिए 14th क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 11.54 पर गिवन है मेरी इस बुक के अकॉर्डिंगली। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बता रखा है, मिस्टर यादव द पेटी कैशियर ऑफ मेसर्स तिरुपति ट्रेडर्स रिसीव्ड ₹10,000 ऑन 1 April 2020 फ्रॉम द हेड कैशियर। अब देखो सबसे अच्छी बात, गलती से पेटी कैश बुक इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर यादव मत लिख देना, क्योंकि मिस्टर यादव तो सिर्फ एज एन एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। एक्चुअली जो बिजनेस है वो किसका है, वो मेसर्स तिरुपति ट्रेडर्स का है। तो हम क्या लिखेंगे हेडिंग, नॉर्मली मैंने जो हेडिंग लिखी है क्वेश्चन पे उसमें नाम नहीं ऐसा कुछ दिया हुआ था, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, पेटी कैश बुक इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स तिरुपति ट्रेडर्स। ठीक है, अब देखो आपको इम्प्रेस्ड अमाउंट दे रखा है, ये और कुछ नहीं है, ये इम्प्रेस्ड अमाउंट की फॉर्म में दे रखा है। अब एक और चीज, ये एक चीज आपको यहाँ पर जो बता रखी है, देखो ये 10,000 रिसीव की ट्रांजैक्शन यहाँ लिखी होने की बजाय आपको यहाँ दे रखी है। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि यहाँ से बस क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया और फटाफट से सॉल्यूशन सॉल्व करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको दी वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ इस लाइन में लिखी हुई है, यहाँ 2 अप्रैल से स्टार्ट नहीं हो रहा है सेशन, तो इसलिए 1 अप्रैल की ये ट्रांजैक्शन जरूर नोट करनी है, जिसमें हमें कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ, हमें रिसिप्ट बता रखा है पेटी कैश का, तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट और उसे डेबिट यानी कि अमाउंट रिसीव्ड वाले में शो कर दोगे 10,000 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट, आपको टैक्सी फेयर दे रखा है, आप बाय टैक्सी फेयर लिख दोगे, बाय रिफ्रेशमेंट लिख दोगे, बाय पोस्टल चार्जेस लिख दोगे। देखो ये तो बहुत ही आसान से है ना, आपको समझ में आ रहा है, ये ऑल दिस स्टेशनरी है तो आप इसे स्टेशनरी आइटम्स भी बोल सकते हो अलग अलग लिखने की बजाय। देखो ये बहुत आसान कंसेप्ट है, ये तो सब आसानी से समझ में आ रहा है कि हाँ
ये सारे के सारे एक्सपेंसेस बाय लिखकर और नेम लिखकर लिखे हुए आ जाएंगे। मुद्दे की बात जो समझ में आने वाली होती है वो ये है कि हम ये देखें कि ये एक्सपेंसेस किस कॉलम में आएंगे। देखो, टैक्सी फेयर, जैसे हमने बस फेयर किस में लिखा था, कन्वेयंस में, तो ये टैक्सी फेयर किस में आएगा, कन्वेयंस वाले कॉलम में। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, रिफ्रेशमेंट का कोई कॉलम नहीं होता स्पेशल, ये किस में जाएगा, मिसलेनियस वाले में। देन रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, ये किस में जाएगा, ये जाएगा पोस्टेज एंड कुरियर में। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, वेजेस वाले में ही चला जाएगा। ऑटो फेयर फिर से कन्वेयंस वाले में ही चला जाएगा। कुरियर चार्जेस फिर से वही पोस्टल एंड कुरियर वाले में ही चला जाएगा। पोस्टल स्टैम्प्स जो हैं वो भी उसी में चली जाएंगी, जैसे हमने अभी स्टैम्प्स जो हैं वो पोस्टेज एंड कुरियर में शो की थी लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। बिल्कुल इसी तरह से ये भी यहाँ पर करेंगे। ये स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स हैं तो हम इन्हें स्टेशनरी में शो कर देंगे। स्पीड पोस्ट चार्जेस भी फिर से पोस्टल एंड कुरियर में चले जाएंगे। कार्टेज भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 13 में समझाया है, ये कैरेज एंड कार्टेज एक ही बात होती है, तो इसे हम कार्टेज वाले में ही शो कर देंगे। कंप्यूटर स्टेशनरी, इसे हम स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम मानते हुए स्टेशनरी में ही शो कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से वेजेस को वेजेस में शो कर देंगे। देन बस फेयर है तो ये भी कन्वेयंस में आ जाएगा। देन ऑफिस सैनिटेशन, मतलब ऑफिस क्लीनिंग है, और हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि हम क्लीनिंग को मिसलेनियस में शो करते हैं। रिफ्रेशमेंट्स भी बिल्कुल उसी तरीके से, देखो यहाँ पर भी रिफ्रेशमेंट्स थी तो मिसलेनियस में गई थी, यहाँ पर भी हम रिफ्रेशमेंट्स को मिसलेनियस में ही शो कर देंगे। देन लोडिंग चार्जेस, अब ये चीज समझो, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये लोडिंग चार्जेस क्या होता है। देखो कई बार होता है ना कि सामान बोरियों में होता है तो हम उसे लोडिंग एंड अनलोडिंग करवाते हैं ना, कुछ लेबर हायर करते होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली लोडिंग चार्जेस जो हैं वो कार्टेज में रेड़े के किराए के कंसेप्ट में कवर किए जाएंगे, क्योंकि जो माल लोड करवाया जा रहा है वो बेसिकली कार्टेजेस के थ्रू जब सामान भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह, ट्रेडर्स भेजते हैं तो वो इस तरह से कार्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो लोडिंग चार्जेस को हम उसमें कवर करेंगे। फोटोस्टेटिंग चार्जेस को हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। देन लास्ट वेजेस को हम वेजेस वाले में ही कवर करेंगे। तो हमने पेटी कैश बुक बनानी है, मैंने आपको हर एक आइटम के बारे में समझा दिया। एक चीज याद रखना, आपका आंसर सही आ जाएगा क्योंकि है तो सारे एक्सपेंसेस ही ना, तो अगर आपके यहाँ एक्सपेंसेस का टोटल सही है तो आप 10,000 में से जब ये सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपका पेटी कैश का बैलेंस 1500 सही आ जाएगा। लेकिन जो ये पोस्टेज एंड कुरियर वेजेस ये ऑल दैट हैं, इनका टोटल सही होने के लिए आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम कौन से वाले कॉलम में शो की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं फर्स्ट वन ही चेक कर लेती हूँ, पोस्टेज एंड कुरियर वाला। तो देखो एक तो ये रहा पोस्टेज एंड कुरियर, एक ये रहा, एक ये और एक ये, मुझे नहीं लगता कि और आगे था, यही है 4 आइटम्स है ये। देखिए एक तो ये 200 है, आप स्केल का यूज कर सकते हो। अगर आपको ये सीधा सीधा नहीं पता चल रहा ना कि किस तरह से कौन सी अमाउंट है तो यू कैन यूज अ रूलर ऑल्सो, क्योंकि कई बार देखने में कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं चलता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए ये है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6th आइटम 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एक ये 150 है, एक ये 600 है, एंड देन एक ये स्पीड पोस्ट, ये एक छोड़कर है तो ये एक 200 ये हो गया। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, देखिए 200 एंड 150 350 350 एंड 600 950 950 एंड 200 1150। तो लेट अस चेक, देखिए पोस्टेज एंड कुरियर आपका 1150, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। आप रिमेनिंग चेक करोगे तो आपके बिल्कुल सही आएंगे। तो आप इस तरह से अगर आपको पता है कि कौन सी आइटम किस में शो होगी तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको यहाँ तक पेटी कैश बुक के बारे में बताया, पूरी की पूरी कैश बुक के बारे में बताया, सिंगल कॉलम डबल कॉलम, वो सब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आज के इस सेशन के साथ हमारा कैश बुक का जो ओवरऑल टोटल कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे
कैश बुक के सेशंस ज़रूर समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे और पसंद आए होंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।